अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। हमने कल की क्लास में तीन चीजें कवर की थी। एक, हमने पुट ऑप्शन की एग्जांपल देखी थी, ऐसा ही है। पुट ऑप्शन की एग्जांपल देखने के बाद कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस देखी थी जिसमें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों शामिल थे। और तीसरे नंबर पे एट द सेम टाइम हमने ये देखा था कि बीएफडी का एक सवाल जिसमें शेयर ऑप्शंस और फ्यूचर्स मिलकर आए थे, उसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। वहां पे हमने एक बेस्ट स्ट्रैटेजी निकाल के दी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंस कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, और कैलकुलेट करके बताया था कि कंपनी को यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन सर अब तक यहाँ तक आते आते वी वर नॉट स्टडिंग करेंसी ऑप्शंस। हम करेंसी ऑप्शंस नहीं देख रहे थे। हमने अब तक जो देखा था वो क्या देखा था? हमने शेयर ऑप्शंस देखा, हमने कमोडिटी के ऑप्शंस देखे, हमने घर की एग्जांपल देखी, गाड़ी की एग्जांपल देखी। करेंसी इतना आसान नहीं है। करेंसी के अंदर बाइंग रेट, सेलिंग रेट, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, ये सब बातें भी जो है वो शामिल हो जाती हैं। और फिर करेंसीज में 90% जो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन नजर आएगी इन द केस ऑफ करेंसी ऑप्शंस, 90% आपको एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस नजर आएंगे। बहुत कम होता है कि करेंसी ऑप्शंस के अंदर हम नॉर्मल दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंसस से कोई ऑप्शन जो है वो तय कर रहे हो, ज्यादातर वो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। ठीक है, अब एक्सचेंज पे क्या तरीका कार होता है उसको भी देखेंगे, ऑप्शंस वैसे करेंसी के किस तरह ट्रीट होते हैं उसको भी देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, कल इस वाली शीट की नोटिंग का मसला हुआ था। ये नोटिंग दोबारा से पूरी इस फाइल के अंदर आ गई है, तो कल अगर किसी को इनकन्वीनियंस हुई है, कुछ रह गया है नोट करना, तो ड्राइव पे फाइल पड़ी हुई है, वो आराम से इसको निकाल के कॉपी करके अपने पास इसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिकली वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे इमेज पोस्ट कर दिया है, तो ये लिखा हुआ नहीं है, एक तस्वीर पेस्ट हुई है, लेकिन आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब करेंसी ऑप्शंस के अंदर देखो हमेशा यहाँ पे एक 5 स्टेप अप्रोच फॉलो होगी। 5 स्टेप अप्रोच फॉलो होगी। सर अगर आप देखें, हमने अभी तक फॉरवर्ड पढ़ा, फॉरवर्ड तो बड़ा आसान था, सिंपल। हम क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर हम मनी मार्केट हेज पर आए। मनी मार्केट हेज में हमारी 3 स्टेप अप्रोच थी। सबसे पहले हम देखते थे कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कितना हमने जो है आज डिपॉजिट करना है। फिर हम उतने ही अमाउंट का लोन लेते थे करंट स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करके, और फिर इवेंचुअली हम उसकी रीपेमेंट करते थे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और अगर रिसीट का केस होता था तो ऐसे ही देखते थे कि आज कितना लोन लेना है यूएसडी में, यानी कि फॉरेन करेंसी में, फिर हम उसको कन्वर्ट करवा के इन्वेस्ट कर देते थे, और इन्वेस्ट करके हमें अल्टीमेट प्रोसीड्स मिल जाती थी। फ्यूचर्स के केस में आए तो फ्यूचर्स में भी सर 3-4 स्टेप्स में हमारी कैलकुलेशन हो जाती थी। पहला स्टेप था वहां पे हेज स्ट्रैटेजी, दूसरा स्टेप था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा था हेज की कैलकुलेशन, जो हमने दो तरीके से सीखी है। या तो आप टिक मेथड से कर लें, या आप डायरेक्ट जो हमारा देसी तरीका है उससे कर लें। और चौथे स्टेप में हम ये देख लेते थे कि जी इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है, या टारगेट कॉस्ट के कंपैरिजन में हमने कितना अपना हेज जो है वो अचीव किया है। ऐसा ही ऑप्शंस के केस में, करेंसी ऑप्शंस के केस में अब कितने स्टेप की अप्रोच है? सर 5 स्टेप्स अप्रोच है। ये 5 स्टेप्स एक दफा अगर अच्छे से हमें समझ में आ गए और हमने सवालों में से अप्लाई कर लिया, तो बहुत आराम से इजीली हम इस पूरी चीज को कवर कर लेंगे। कोई ऐसी मसले वाली बात इंशाल्लाह ताला हमारे लिए नहीं रहेगी। लेकिन देखो, करेंसी ऑप्शंस इज द टफेस्ट ऑफ ऑल। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख के बैठना है कि अगर ये समझ में ना आए तो एजिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपने आप को परेशान नहीं करना कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी चीज है यहाँ पे देखने वाली, जो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा देखने वाली है कि करेंसी ऑप्शंस के 5 स्टेप अच्छे से हमें समझ में आ जाए और हम फिर इससे सॉल्व कर सकें। तो इसके ऊपर मैं कुछ इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा, उससे इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके ऊपर एक बड़ा सवाल भी करेंगे, उससे भी इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस अटेम्प्ट में ऑप्शंस के आने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा हैं। तो हो सकता है कि देखो, ये जो हैंड आउट तुम्हारे सामने मैं आज तुम्हें करवा रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एग्जैक्टली यही हैंड आउट करवाया था, यही करवाया था। लेकिन शायद मैं इस दफा ऑप्शंस के कुछ एक्स्ट्रा सवालात करवाऊंगा। अभी हम कंसिडरिंग दैट कि मैं कहाँ से उठाऊं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल भी नहीं कर सकते और बिल्कुल बेसिक भी नहीं कर सकते, समवेयर इन द मिडिल तुम लोगों के लिए सवालात रखने। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बनाने के फेज में हूँ। हो सकता है कि हम इसके बाद जो टॉपिक है वो कर लें, दोबारा फिर इसकी प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएं, या बाकी सब कर लें, एंड में इसकी प्रैक्टिस पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ एडिशनल सवाल भी हम, मतलब ये सारी चीजें करने के बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ एडिशनल सवाल भी कर लें। तो ऑप्शंस पे थोड़ा सा हमें फोकस रखना है, क्योंकि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, मनी मार्केट हेज, थोड़ा थोड़ा उसने सब जगह पूछ लिया है। अब तक आते आते आपने देखा होगा हमने पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स के सारे सवाल कर लिए, तकरीबन सब कवर हो गए। तो ऑप्शंस मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा टेस्ट होने के चांसेस इस बिना पे ज्यादा है, क्योंकि अब तक ये टेस्ट नहीं हुआ, अब तक ये टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए जरा इन स्टेप्स को समझते हैं। सर सबसे पहला स्टेप, डिटरमिन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉल या पुट। ये ऐसा ही है जैसा हम हेज की स्ट्रैटेजी पिकअप करते थे, हेज की स्ट्रैटेजी पिकअप करते थे। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये चीज देखनी होगी कि हम जिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो कैसे डिफाइन हुआ है। कभी कभी आपको दो तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे। कुछ ऑप्शंस होंगे जो डिफाइन हुए हुए होंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और कुछ होंगे विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। ये डिफाइन हुए होंगे लोकल करेंसी के टर्म्स में। अब आप कहेंगे सर हमें तो फॉरेन करेंसी खरीदनी बेचनी है, इधर तो ऑप्शन लोकल करेंसी में डिफाइन हुआ हुआ है, तो यहां पे हम क्या करेंगे। देखो एक छोटा सा प्रिंसिपल समझने की कोशिश करना। जब ऑप्शन फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डिफाइन हुआ हुआ है और मुझे फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, कॉल ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे बाय करनी है फॉरेन करेंसी। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डिफाइन हुआ हुआ है और मुझे बाय करनी है फॉरेन करेंसी, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए। सर मेरे पास होना चाहिए कॉल ऑप्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, ऐसा ही है। दूसरी यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है, मुझे सेल करनी है फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्टर क्या करता है, सेल या बाय। एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी बाय करता है, एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी सेल करता है, इंपोर्टर बाय करता है। क्योंकि इंपोर्टर को चाहिए होती है अपने सप्लायर को पे करने के लिए, एक्सपोर्टर को बाहर से पैसे आ रहे होते हैं वो रिडीम करा रहा होता है। तो बाय करने वाला इंपोर्ट का केस, सेल करने वाला एक्सपोर्ट का केस। इधर कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा हमारे लिए, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। लेकिन सर कभी कभी ऑप्शन उल्टा भी डिफाइन हुआ हुआ होता है, वो डिफाइन हुआ होता है इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। अब अगर लोकल करेंसी में डिफाइन हुआ हुआ है और केस है बाय करने का फॉरेन करेंसी का, तो फिर हम क्या करेंगे सर, हम उल्टा करेंगे, पुट ऑप्शन ऑफ लोकल करेंसी। हाँ ये वही डिफरेंस है, ये वही डिफरेंस है। डायरेक्ट टर्म्स में डिफाइन हुआ हुआ है, इनडायरेक्ट टर्म्स में डिफाइन हुआ हुआ है। अगर ऑप्शन लोकल करेंसी में डिफाइन हुआ हुआ है और मुझे फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो लोकल करेंसी क्या करूंगा, मैं बेच दूंगा। जब आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी होती है तो लोकल करेंसी आप क्या करते हैं, लोकल करेंसी सेल करते हैं, फॉरेन करेंसी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे लोकल करेंसी का पुट ऑप्शन आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है फॉरेन करेंसी को तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कॉल ऑप्शन लूंगा ऑफ द लोकल करेंसी। तो बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा ये, इन्वर्स ऑफ दिस, बिल्कुल इसके उलट बात यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहली जो इसके अंदर जीत है ना वो ये है कि कॉल ऑप्शन पे जाएं या पुट ऑप्शन पे जाएं, लोकल करेंसी पे जाएं कि फॉरेन करेंसी पे जाएं। इससे अगर तुम पार हो गए एक दफा, ये चीज अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई पर्टिकुलरली, तो फिर आगे मामला तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएंगे, काफी आसान हो जाएंगे और रिलेटिवली चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही स्टेप होता है स्टूडेंट के लिए कि मैं कौन सा ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट पिक करूं, जो कि स्टेप 1 है। जैसे ही ये स्टेप 1 डन हो गया, अब आपके पास स्टेप 2 आता है, डिटरमिन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी इसी चीज पर डिपेंड करता है कि आप कॉल पे जा रहे हैं, पुट पे जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी पे जा रहे हैं, लोकल करेंसी पे जा रहे हैं। ये मैं सब आपको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवाऊंगा। स्टेप 3, बाय कॉल या पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एज रिक्वायर्ड। अ कंपनी विल ओनली बाय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग पर्पसेस, डिटरमिन ऑप्शन प्रीमियम यूजुअली पेएबल अपफ्रंट। यहां पर क्या होगा स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर हम एक्चुअली जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, हम उसको एक्चुअली परचेज करते हैं। क्या पे करके, क्या चीज पे करके, प्रीमियम पे करके, प्रीमियम पे करके। तो इधर इस स्टेप में हम देखते हैं हमें बाय करना है या हमें कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, और कितना प्रीमियम है हमारा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कितना प्रीमियम है। Include the opportunity cost of funds, that is assume the company will have to borrow the cost of the options between now and conversion date। ये कह रहा है भाई कि प्रीमियम भी आप क्या दे के करोगे, लोन लेके पे करोगे। और अगर लोन लेके पे नहीं करते तो अपने पैसे अगर लगाते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो या तो प्रीमियम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी अगर खुद के फंड्स हैं, या प्रीमियम की फाइनेंस कॉस्ट आएगी अगर लोन लेकर आपने इसको पे किया, लोन लेके पे किया। क्या कह रहे हो, हाँ इसी तरीके से प्रीमियम की यहां पर आपको कॉस्ट डालनी पड़ेगी।
या तो इसकी फाइनेंस कॉस्ट ले लो या इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लो, ऐसा ही है। इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। स्टेप 4, सबसे पहले हमने क्या किया, डिसाइड किया कॉल पे जाना है, पुट पे जाना है, फॉरेन पे जाना है, लोकल पे जाना है। नंबर 2 पे हमने देखा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है हमारे। नंबर 3 पे हमने देखा कि अगर हम बाय सेल करते हैं तो प्रीमियम कितना बनेगा, और इस प्रीमियम को हम उधार लेते हैं तो उस पर हमारी फाइनेंस कॉस्ट कितनी लगेगी। यहाँ पे मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट होता है। प्रीमियम डे 1 पे पे करो, अब एक्सरसाइज करना है करो, नहीं एक्सरसाइज करना है ना करो, मर्जी है आपकी। करना चाहो करो एक्सरसाइज, ना करना चाहो ना करो एक्सरसाइज, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। फिर स्टेप 4 आता है ऑन द सेटलमेंट डेट। अब कंपेयर करो the option price with the prevailing spot to determine whether the option would be exercised or allowed to lapse. फ्यूचर्स के केस में उसको क्लोज करना लाजिम व मलजूम था, ऑप्शंस के केस में क्लोज करना लाजिम नहीं है। चाहो एक्सरसाइज करो चाहे ना करो, नहीं करते एक्सरसाइज प्रीमियम जाया हो गया, करते हो एक्सरसाइज और अगर गेन हो जाता है तो थोड़ा बहुत आपकी कॉस्ट वहां पे कम हो जाएगी, प्रीमियम अपनी जगह रहेगा, प्रीमियम के ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट दी है वो अपनी जगह रहेगी। क्या ये क्लियर होता है एवरीवन? फिर आ जाता है डिटर्मिन नेट कैश फ्लोस। अब देखें वो चीज आपको कितने की पड़ी, क्या सोचा था आपने, कितने की वो चीज पड़ी। डिटर्मिन नेट कैश फ्लोस इफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड नीडेड राउंडिंग देन देयर विल बी सम एक्सचेंजेस एट द प्रिवेलिंग स्पॉट रेट। ये वही बात कर रहा है कि कहीं पर आपने अगर ओवर हेज या अंडर हेज किया होगा तो वो पोर्शन हेज होने से रह जाएगा, बाकी पोर्शन आपका अपनी जगह पर हेज हो जाएगा। ये 5 स्टेप्स की अप्रोच है। पहला, कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए, कॉल पुट कौन सा, हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी। नंबर 2, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, थोड़े से डिफरेंट तरीके से निकलेंगे इसमें। नंबर 3, कितना प्रीमियम पे करना है, उसकी फाइनेंस कॉस्ट कितनी है। नंबर 4, एक्सरसाइज करना भी है या नहीं करना है। नंबर 5, हमारा अल्टीमेट आउटकम क्या निकल के आया, नेट कैश फ्लोस क्या बने, किसको कितना पे किया, किससे कितना रिसीव किया। ये अल्टीमेटली हमारा मिला मिलू के इस तरीके से 5 स्टेप्स यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, एक एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। चले जी, आए अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं करेंसी ऑप्शंस की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। यूएस कंपनी, कंपनी कहां पर है जी, यूएस में, इसकी लोकल करेंसी क्या होगी, यूएसडी। लोकल करेंसी, यूएस कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे 1 मिलियन, कौन सी करेंसी है, यूरोज। 1 मिलियन यूरोज क्या करने, पे करने हैं, 1 मिलियन यूरो पे करने हैं। यूरो इनके लिए क्या बन जाएंगे, फॉरेन करेंसी इज बेसिकली यूरो। एट द एंड ऑफ मार्च, मार्च के एंड में पे करने हैं। And buys 8 call options on March Euro currency futures. सर यूरो करेंसी फ्यूचर्स का मतलब फ्यूचर्स यानी जो ऑप्शंस हैं आपके वो डिफाइन किसमें हुए हैं, वो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ यूरो हुए हैं। तो फिर कॉल ऑप्शन बाय किया, ये काम इन्होंने सही किया। एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1.24 यूएस डॉलर पर यूरो। कैसे डिफाइन हुआ है कोटेशन, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। सर ये याद रखो, डायरेक्ट कोटेशन अगर डिफाइन हुई हुई है, डायरेक्ट कोटेशन अगर डिफाइन हुई हुई है, इसका मतलब ऑप्शन फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डिफाइन हुआ है। अगर आपके जो रेट दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्राइक रेट, ये स्ट्राइक प्राइस है ना, 1.24 इज स्ट्राइक प्राइस। 1.24 यूएस डॉलर पर यूरो के बदले इन्होंने कितने खरीद लिए, 1 मिलियन यूरोस खरीद लिए हैं। टेक्निकली अगर तुम्हारा स्ट्राइक रेट फॉरेन करेंसी के हिसाब किताब में दिया हुआ है, अगर तुम्हारा स्ट्राइक रेट फॉरेन करेंसी के हिसाब से दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट कोटेशन वाला केस है। इसमें सीधा सीधा होगा, अगर फॉरेन करेंसी बाय करनी है कॉल ऑप्शन, फॉरेन करेंसी सेल करनी है पुट ऑप्शन। लोकल करेंसी के बारे में सोचने की जरूरत मुझे नहीं है, टेंशन ही नहीं है कोई। 1.24 पे हमने एग्री कर लिया। और प्रीमियम कितना है हमारा यहाँ पे, सर प्रीमियम है 3.43 यूएस सेंट्स पर यूरो। हर एक यूरो की ट्रांजैक्शन के बदले मुझे कितने सेंट देने, 3.43 यूएस सेंट देने। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द यूएस कंपनी इफ द स्पॉट एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर पर यूरो इन मार्च इज 1.2, 1.22, 1.25, 1.28 एंड 1.3। सर यहां उसने हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए उलझाया नहीं है, सीधा सीधा सिंपल तरीके से बताया जी 5 ऑप्शन हैं आपके पास, हर ऑप्शन के अगेंस्ट आप इवैल्यूएट करो कि मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। छोड़ दो, नोटिंग छोड़ दो, देख लो आराम से देख लो, पहले मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। अगर मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करता हूं, सर 5 केसेस है हमारे पास, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है।
ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैंने कितना एग्री किया हुआ है? 1.24 यूएसडी पर यूरो। 1.24 1.24 1.24। सर इसका मतलब क्या है कि 1.24 यूएसडी पर यूरो के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस खरीद लिए हैं, कॉल ऑप्शंस खरीद लिए हैं, 8 कॉल ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पे प्रीमियम पे किया है और प्रीमियम पे करने के बाद एक बेनिफिट, एक चॉइस हासिल कर ली है। चाहेंगे तो 1 मिलियन यूरो यहां से खरीदेंगे, नहीं चाहेंगे तो कहां से खरीदेंगे? मार्केट से खरीद लेंगे, मार्केट से खरीद लेंगे। चाहेंगे यहां से खरीदेंगे, चाहेंगे मार्केट से खरीद लेंगे। अगर यहां से खरीदने आए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1.24 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, तकरीबन 12,40,000 यूएसडी आपको देने होंगे और आपको इसके एवज 1 मिलियन यूरोस मिल जाएंगे, 1 मिलियन यूरोस मिल जाएंगे। और प्रीमियम की कॉस्ट आपकी डे 1 पे इनकर की जा चुकी, प्रीमियम की कॉस्ट डे 1 पे इनकर की जा चुकी। यहाँ इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ तो हमें प्रीमियम की कॉस्ट के ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट होती है उसको लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सिंपल सिंपल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि हमने एक्सरसाइज प्राइस कितनी अग्री की, स्ट्राइक प्राइस कितनी अग्री की है और एक्चुअल हमारा जो अंडरलाइंग रेट है वो क्या बन जाता है। अब आप अंडरलाइंग रेट की बात करते हैं। स्पॉट रेट, ये स्पॉट रेट किस दिन है? मार्च के महीने में किसी पर्टिकुलर दिन के ऊपर मौजूद है। कितना कितना है सर? 1.2, 1.22, 1.25, 0.28, 1.30। ठीक है। अब आप लोग बैठ के ये इवैल्यूएट करो कि कहाँ एक्सरसाइज करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, जल्दी से फटाफट। और प्रीमियम की कॉस्ट भी कैलकुलेट करो 1 मिलियन पे कितनी बननी चाहिए। गिविंग यू 2 मिनट्स विदाउट एनी डिस्कशन। अब आए जी इसको जरा सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सर स्टेप 1 क्या था? कॉल या पुट। देखो इसने हमें खुद बता दिया कि ऑप्शन कौन सा है, कॉल ऑप्शन है। दूसरा क्या था? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके ऊपर भी इसने हमें नहीं उलझाया, कोई स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह कुछ भी नहीं दिया। सिंपल हम कहेंगे 1 मिलियन हमने 100% यहाँ पे हेज कर लिया। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है नंबर 3 पे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे क्या बैठेगी। तो 1 मिनट के लिए हम जरा कॉस्ट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। सर हमारे कितने यूरोज हैं? 1 मिलियन यूरोज। हर यूरो के बदले में कितने सेंट का प्रीमियम देना है? 3.43। अगर मैं यूएसडी में कन्वर्ट करना चाहूं तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सर बताएं कितना? 34,300, 34,300 यूएसडी। ऐसा ही है? यूएसडी में आएगा ये आंसर या यूरो में आएगा? सर हर एक यूरो के बदले, हर एक यूरो के बदले 3.43 सेंट। आप 1 मिलियन यूरोस को 3.43 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास सेंट में आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दें 100 से, आपके पास डॉलर्स में आंसर आ जाएगा। ये कंपनी कॉस्ट कहां से बेयर करेगी? अपनी जेब से बेयर करेगी। या तो लोन लेके करे या अपने जाती फंड से जो है वो इसको पूरा करे। कंपनी को ये प्रीमियम कब पे करना है? अपफ्रंट, डे 1 पे अपफ्रंट पे करना है। कोई सवाल ही नहीं है इसके अंदर कि आप जो है वो प्रीमियम पे ना करें। अपफ्रंट ही आपको डे 1 पे प्रीमियम जो है वो पे करना है। समझ में आती है बात? एवरीवन गेट्स इट? अब सवाल ये पैदा होता है स्टेप नंबर 4 कि हमें एक्सरसाइज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज यस या नो, एक्सरसाइज करें या ना करें। सर आए अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमने क्या समझा था? कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉल अंडरलाइंग प्राइस स्ट्राइक प्राइस। अंडरलाइंग प्राइस यहाँ क्या है? स्पॉट रेट। सर मैं बोलता जाता हूँ, ये पहला वाला रेट ये कह रहा है कि मार्केट में जाओगे तो हर 1.2 डॉलर्स के बदले 1 यूरो मिल जाएगा। ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो 1.24 के बदले यूरो लोगे तो 1.24 डॉलर्स के बदले 1 यूरो मिल जाएगा। क्या करना चाहिए यहाँ पे हमें? सर नहीं करना चाहिए, यहाँ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। इधर सर यहाँ भी हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मार्केट में हमें यूरो सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे यूरो हमें महंगा मिल रहा है ऑप्शन के केस में। इधर इधर करनी चाहिए एक्सरसाइज सर, इधर करनी चाहिए। 0.01 की मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे 0.04 से नजर आ रही है, यहाँ पे 0.06 से नजर आ रही है। तो सर अगर मैं डिसीजन की बात करूं कि एक्सरसाइज करें या ना करें तो यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए।
यहां करना चाहिए, यहां भी करना चाहिए और यहां भी करना चाहिए। अग्री करते हो इस बात से? एवरीवन गेट्स इट? अब सवाल ये पैदा होता है जी, हाँ हाँ, 1 पॉइंट, यही तो कह रहा हूँ कि 1.20 के केस में मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नो लिखा हुआ है ना उसको। और यहाँ पे तीनों में एक्सरसाइज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, देखो अगले स्टेप में हमने क्या देखा था, आखिरी स्टेप में आप देखते हैं कि भाई कंपेयर करें हमें ये करना है या नहीं करना, और उसके बाद हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे नेट कैश फ्लोज यहाँ पे जो है वो क्या होंगे, हमारे नेट कैश फ्लोज क्या होंगे। तो आए जरा दोनों को देखते हैं। सर अब अगर मैं परचेज की बात करूं तो मेरी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी बन जाती है? इधर तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, दो जगह पे, बाकी जगहों पे कर रहा हूं। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ मेरी कॉस्ट कितनी बन गई है? कितनी बन रही है? 1.2 मिलियन बन रही है, इधर 1.22 मिलियन बन रही है, इधर 1.24, 1.24, 1.24। यही कॉल ऑप्शन का मैजिक होता है। कॉल ऑप्शन से हेजिंग इसलिए होती है क्योंकि ये आपको एक मैक्सिमम कैप दे देता है, इससे ऊपर आपकी कॉस्ट नहीं जाती। पुट ऑप्शन आपको एक मिनिमम सेल प्रोसीड दे देता है, इससे नीचे सेल नहीं जाती। इधर परचेज के केस में इससे ऊपर कॉस्ट नहीं जाती। तो बाज किताबें कॉल ऑप्शन को आपके पास कैप भी कहती हैं। पुट ऑप्शन को फ्लोर कहा जाता है कि जी मिनिमम इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज्यादा होंगे तो मार्केट से ले लेंगे, इससे कम होंगे तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। और कॉल ऑप्शन के केस में मैक्सिमम अमाउंट पता चल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इतने देने, इससे कम में मिल रही होगी चीज मार्केट से ले लेंगे, इससे महंगी मिल रही होगी तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप गौर करें इस वाले केस में कॉस्ट ऑफ परचेज में, तो सर यहाँ पे मेरी कॉस्ट बन जाएगी 1.2 मिलियन, यहाँ बनेगी 1.22 मिलियन, यहाँ बनेगी 1.24 मिलियन, इधर भी 1.24 मिलियन और यहाँ पे 1.24 मिलियन। ये मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज बनेगी। अगर आप देखो गौर से तो यहाँ पे मुझे एक लिमिट अप्लाई हो गई है, इधर मेरी मैक्सिमम कॉस्ट डिटरमिन हो गई है। इस मैक्सिमम कॉस्ट को हम कह सकते हैं कैप। सो आई कैप इज 1.24 मिलियन, इससे ज्यादा के पैसे हमें नहीं पड़ने कॉस्ट ऑफ परचेज। हाँ सर एक चीज इसमें ऐड होगी, अब अकाउंटेंट वाला दिमाग ले आओ। अकाउंटेंट कैसे सोचेगा? अकाउंटेंट बोलेगा भाई इसमें प्रीमियम भी ऐड कर, इसमें प्रीमियम भी ऐड करो, कोई मसला नहीं, प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ मिलियन बताओ प्रीमियम कितना बनता है? 0.34 यूएसडी, 0.034, 0.0344 मिलियन यूएसडी। तो यहाँ 0.034 ऐड कर दूं सारे केस में, या जहां से एक्सरसाइज किया उसके केस में? जहां एक्सरसाइज किया ना, वैसे तो प्रीमियम नहीं दिया होगा अगर एक्सरसाइज नहीं किया। सर सब में ही करेंगे ना, सब में दिया है हमने, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, आई एम सॉरी। 0.034 मिलियन, यहाँ भी 0.034 मिलियन, यहाँ भी 0.034 मिलियन, 0.034 मिलियन एंड 0.034 मिलियन। करेंसी जहन में रखो, कॉस्ट ऑफ परचेज इन टर्म्स ऑफ यूएसडी है, प्रीमियम इन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ यूएसडी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लें अपनी। 1.234 मिलियन, 1.254 मिलियन, फिर 1.274 मिलियन, और फिर ये सेम रहेगा 74 मिलियन। ये मेरी टोटल कॉस्ट आई, दिस इज माय इफेक्टिव कॉस्ट, दिस इज माय इफेक्टिव कॉस्ट। सर साथ साथ सेव करते हुए चलते हैं, फाइल को भी सेव करना है। अच्छा, दिस इज माय इफेक्टिव कॉस्ट। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं यहां पर इफेक्टिव रेट निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर आप निकाल सकते हैं। देखो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा सर, इफेक्टिव रेट विल बी योर टोटल कॉस्ट या इफेक्टिव कॉस्ट डिवाइड बाय 1 मिलियन यूरोस, डिवाइड बाय 1 मिलियन यूरोस। ठीक है, तो आए जरा अब इसको हम यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालते हैं।
यही इफेक्टिव रेट आएगा 1.234 1.254, ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन है बॉटम में। अब देखो ऑप्शंस के थ्रू चीज हेज कैसे हुई, मेरा रिस्क मिनिमाइज कैसे हुआ, मुझे रात को सुकून की नींद कैसे आई। मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए मार्केट में, मेरी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है, 1.274। और अगर ये प्रीमियम मैंने उधार लेके किया होता, अगर ये प्रीमियम मैंने उधार लेके यहाँ पे किया होता तो वो टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता, टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाता। एज अ बिजनेस आई वुड हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड कि यार मार्केट की तमाम वॉलिटिलिटी को मैंने कवर कर लिया है, मेरे हक में है। अगर ये रेट मार्केट में बेहतर मिलता है मैं वहां चला जाऊंगा, आई विल लेट द ऑप्शन लैप्स, मैं इसको नहीं एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन अगर ये रेट मुझे मार्केट से इससे ज्यादा मिलता है तो फिर मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा, फिर मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा। ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, हाँ जी हो गया। अब मेरा यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्लैरिटी के साथ मेरे पास मिल गया, और बॉटम लाइन इफेक्टिव रेट मेरा 1.274 से ज्यादा का नहीं होगा। 1.24 रेट था, प्लस इसमें थोड़ा बहुत आप लगा लें 0.034 आपका जो आपने प्रीमियम पे किया। दिस इज माय मैक्सिमम टोटल कॉस्ट, मैक्सिमम टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलें जी, ये हो गई बात हमारी यहाँ पर मुकम्मल। हमने एक इफेक्टिव रेट यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इस वर्किंग को किसी ने कॉपी करना है तो वो आराम से कॉपी कर लें। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और लिंक कर लें कि ऑप्शंस के केस में ऑप्शन एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं है कि मैं जाके एक्चुअल में परचेजिंग कर रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर मेरा गेन बनता है जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू के एवज मुझे ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर या ऑप्शंस ब्रोकर या एक्सचेंज जो भी है मेरे अकाउंट में उतने पैसे क्रेडिट कर देता है, और मैं एक्चुअल बाय कहाँ जाके कर देता हूँ, स्पॉट में कर देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं केस नंबर सी में, ए और बी के अंदर तो हमने एक्सरसाइज किया ही नहीं है। केस सी में एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा, रियल वर्ल्ड में ये 0.01 जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और जाके मैं एक्चुअल मार्केट में बाय कितने पे करूंगा, 1.25 पे। तो नेट कॉस्ट मेरी क्या बैठेगी, 1.24 मिलियन ही बैठेगी सर। समझ में आया बात। एक्चुअल में दुनिया में कैसे हो रहा होता है सर, एक्चुअल दुनिया में इस तरह हो रहा होता है कि आप 1.0.01 ये आपके अकाउंट में आ जाते हैं पर यूरो के हिसाब से। 1 मिलियन यूरो से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल कोई 10,000 का नंबर बनेगा, 1 लाख का नंबर बनेगा, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आप एक्चुअल मार्केट में जाके कितने में बाय कर लोगे, 1.25 पे। तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज को आप चाहें तो मजीद 2 कैलकुलेशंस में तोड़ सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज 2, एक मेरे पास गेन कितना हुआ फ्रॉम ऑप्शंस, ये मेरे अकाउंट में आ गया। दूसरा एक्चुअल बाय मैंने कितना किया स्पॉट पे, वो मेरे एक्चुअल बाय स्पॉट पे आ गया, ठीक है। मेरी नेट कॉस्ट ये बनेगी 1.2 1.22 1.24 1.24 1.24। जितना भी देखो यहाँ पे स्पॉट रेट जितना भी मूव होगा, इधर स्पॉट रेट जितना मूव होता जाएगा मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ब्रोकर मेरे अकाउंट में गिराएगा और मैं जाके एक्चुअल मार्केट में परचेस कर लूंगा। नेट मेरी जेब से कितना निकलेगा, 1.24 1.24 1.24, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता। ये किस दिन होगा, ये एक्सरसाइज वाले दिन होगा। और जो पहले मेरी जेब से निकल चुका वो कितना है, वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम है। तो आप उसको यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेस को और प्रीमियम को इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आपकी क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट बन जाती है, टोटल कॉस्ट बन जाती है। इस टोटल कॉस्ट को इफेक्टिवली अपनी फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी से डिवाइड करें तो आपके पास आपका इफेक्टिव रेट बन जाता है। क्या सारे लोग ये कॉपी कर चुके हैं, एक और एग्जांपल पर आ जाएं, एक और एग्जांपल देखते हैं।